नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को एकदम डिटेल वर्ज़न में। ये बिल्कुल भी बोरिंग लैंग्वेज नहीं होगी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ना ये बुकिश लैंग्वेज होगी, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज। इतनी सिंपल कि आप बस देखते जाओ और ये टॉपिक आपके माइंड में यूँ फिट हो जाएगा जैसे कि एकदम मैजिक हुआ हो आपके साथ। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपको इस टॉपिक से कोई भी एमसीक्यू, कोई भी क्वेश्चन जाने नहीं पाएगा। अगर आप एनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, आप एनरोल्ड एजेंट बनना चाहते हैं, तब आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको प्रॉपर डेली स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोज़ लाता रहूँगा और उसके साथ-साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं अपने इस चैनल पर कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सर्कुलर 230 सेक्शन 10.29। तो आईआरएस की प्रोफेशनल डेफिनेशन समझते हैं कि आईआरएस इसके बारे में क्या कहता है। सर्कुलर 230 सेक्शन 10.29 के बारे में एग्जैक्ट जो उनकी डेफिनेशन है। तो आईआरएस कहता है ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट व्हेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन क्लाइंट इज डायरेक्टली एडवर्स टू अनदर क्लाइंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन क्लाइंट, एक क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव दूसरे क्लाइंट से भी डायरेक्ट लिंक है, तब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब इनकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क दैट द practitioner ability to represent a client will be materially limited by responsibilities to another client, a former client, or by the practitioner own personal interest। भाई मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आई डेफिनेशन। मैं आपको एकदम दूसरी लैंग्वेज में एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। तुरंत समझ में आ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन बस एग्जाम में रिकॉल करना है, इंटरव्यू में बताना है, तब क्या करोगे? आपके पास डाटा वो माइंड में होना चाहिए। तब हम इसका एकदम ऑफिशियल चीज़ समझते हैं, एकदम अपनी भाषा में। जब दो क्लाइंट या प्रिपेरर का इंटरेस्ट आपस में टकरा जाए और प्रिपेरर दोनों के लिए बेस्ट काम ना कर सके, वही कॉन्फ्लिक्ट होता है। यही हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये इतनी सी बात है और वो उतनी सी लैंग्वेज है, वो उतनी सी डेफिनेशन है। तो दोनों में इतना फ़र्क है। ये एकदम आसानी से समझ में आ रहा है और वो वाली थोड़ी टफ लग रही। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों होता है? इसको भी हम समझ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों होता है? आईआरएस की 3 ऑफिशियल सिचुएशन क्या-क्या हैं, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है? तो आईआरएस सर्कुलर 230 पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स को 3 बकेट में कैटेगराइज़ करता है। सिचुएशन 1, पहली सिचुएशन समझिए। टू क्लाइंट्स टू क्लाइंट्स अपोजिंग इंटरेस्ट, डायरेक्ट एडवर्स डायरेक्ट एडवर्स। जब, हिंदी में समझिए इसे, जब दोनों एक ही क्रेडिट या फिर डिडक्शन क्लेम कर रहे हों, दोनों हेड ऑफ हाउस होल्ड यानी एचओएच स्टेटस ले रहे हों, दोनों एक ही डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हों, यहाँ प्रिपेरर दोनों को बेस्ट एडवाइस नहीं दे सकता। एक ही प्रिपेरर अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और ये कंडीशन बन रही है, तब जो प्रिपेरर है वो क्लाइंट को एक ही एडवाइस नहीं दे सकता। एग्जाम्पल समझिए आईआरएस स्टाइल में। मैं आईआरएस को इतना बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी हम चीज़ें पढ़े वो ऑथेंटिक पढ़ें। आपको ये ना लगे ये मन मुताबिक मनगढ़ंत चीज़ें समझा रहा है। इसलिए मैं आईआरएस स्टाइल में ही सब कुछ चीज़ें आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। यानी डाइवोर्स पेरेंट अगर हैं, दोनों अर्न इनकम क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। सिचुएशन दूसरी समझिए इसकी। सिचुएशन दूसरी है हमारी सिचुएशन 2, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल लिमिटेशन। जब प्रिपेरर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हाइड नहीं कर सकता, दोनों क्लाइंट को इक्वल एडवाइस नहीं दे सकता, तो एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को दूसरे को ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस करेगी। एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल, बायर वर्सेस सेलर के केस में सेम ट्रांजेक्शन हुआ,
सेलर का गेन, बायर का बेसिस। एक की इंफॉर्मेशन दूसरे को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। आईआरएस कहता है, क्या कहता है? कॉन्फिडेंशियली थ्रेटेंड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। ये हमारी दूसरी सिचुएशन है। अब तीसरी सिचुएशन समझते हैं। तीसरी सिचुएशन है पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तीन सिचुएशन आईआरएस ने बताई हैं और ये हम तीसरी पढ़ने जा रहे हैं। जब प्रिपेरर खुद का लाभ या फैमिली इन्वॉल्वमेंट इम्पैर्शियलिटी को अफेक्ट करे। एग्जाम्पल, प्रिपेरर कमीशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, प्रिपेरर का रिलेटिव ट्रांजैक्शन में है, प्रिपेरर खुद डील में फाइनेंशियल रूप से जुड़ा है, यह सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ये तीन सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है। तो इसका सुपर शॉर्ट आईआरएस लॉजिक समझो। इफ एनी इंटरेस्ट, अगर कोई भी इंटरेस्ट क्लाइंट और प्रिपेरर हार्म्स, क्लाइंट को या फिर प्रिपेरर को हार्म कर पहुंचाए तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेंजरस क्यों क्यों इस टॉपिक को आईआरएस इतना जोर देता है, क्यों इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी, चलिए समझते हैं। आईआरएस का लॉजिक क्या कहता है? आईआरएस ये कहता है टैक्स पेयर को गलत एडवाइस मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। आप हस्बैंड का भी देख रहे हैं, वाइफ का भी देख रहे हैं, तब गलत एडवाइस मिल सकती है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, आप एक पार्टनर को दूसरा कुछ बता रहे हो, दूसरे पार्टनर को दूसरा कुछ बता रहे हैं, तो वहां पर गलत एडवाइस मिल सकती है। प्रिपेरर अनबायस्ड एडवाइस नहीं दे सकता, बिल्कुल सही बात। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रीच हो सकता है, रॉन्ग फाइलिंग पोजीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती। कंप्लायंस रिस्क बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही, फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को सर्कुलर 230 में इथिकल वायलेशन माना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एक हस्बैंड वाइफ वाला याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। दूसरा पार्टनरशिप फर्म में टू पार्टनर जब आते हैं, दो पार्टनर आते हैं, वहां पर ये चीजें बनती हैं हमारी, वहां पर ये चीजें हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सर्कुलर 230 में इथिकल वायलेशन माना गया है। अब कॉन्फ्लिक्ट आने पर प्रिपेरर को आईआरएस के अनुसार क्या करना जरूरी, क्या करना चाहिए? तो इसके लिए भी तो आईआरएस ने कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दी होंगी ना। तो चलिए समझते हैं चल के। सर्कुलर 230 सेक्शन 10.29, इसको ध्यान देना, इसको बार बार ध्यान देना कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का पहचान करना, प्रिपेरर को खुद रिकॉग्नाइज करना होगा कि इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा टैक्स पेयर नहीं आएगा बताने, आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है। स्टेप 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 है फुल डिस्क्लोजर टू ऑल क्लाइंट्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी क्लाइंट आपके साथ हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर पार्टनरशिप वाले हों, इनको फुल डिस्क्लोजर देना है, पूरी बात बतानी। प्रिपेरर मस्ट एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आखिर इसमें रिस्क क्या क्या है, कितना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे इम्पेक्ट करेगी, ऑब्जेक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, बिना बताए आगे बढ़ना वायलेशन है। ये हमारा सर्कुलर 230, ये हमारा सर्कुलर 230 सेक्शन 10.29 बताता है। तो इस बात को ध्यान रखना। तीसरा क्या है? रिटन कंसेंट लेना, ये बहुत जरूरी है। आपको एडवाइस नहीं कर रहा आईआरएस, अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो रिटन कंसेंट लेना है। और इस पॉइंट पर भर भर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आईआरएस इस पॉइंट से बहुत एमसीक्यू पूछता है। तो स्टेप 3 में क्या, रिटन कंसेंट लेना मैंडेटरी है। सफी अफेक्टेड क्लाइंट से रिसेंट कंसेंट ले, सही समय पर क्लियर एक्सप्लेनेशन के बाद। कंसेंट के बिना रिप्रेजेंटेशन इलीगल है। आईआरएस ने तो बोल दिया, आईआरएस ने बोल दिया सेक्शन सर्कुलर 230 सेक्शन 10.29 के तहत कि कंसेंट के बिना रिप्रेजेंटेशन इलीगल है। इंपॉर्टेंट नोट में देखिए क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? कंसेंट अलाउ करता है, लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट कंसेंट से सॉल्व नहीं होता, ये भी बात सही है।
आईआरएस के एब्सोल्यूट कॉन्फ्लिक्ट केसेस नीचे हैं, वो मैं आपको एकदम डिटेल वर्जन में समझाने जा रहा हूं कि कब रिटर्न कंसेंट लेने के बाद भी रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है। रिटर्न कंसेंट लेने के बाद भी रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है, कब नहीं है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईआरएस स्पेशली हाईलाइट इट। आईआरएस के अनुसार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जिनमें केस देखिए आईआरएस के अनुसार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जिनमें प्रिपेयरर इम्पार्शियल नहीं रह सकता, रीजन पर्सनल इंटरेस्ट डायरेक्ट अफेक्ट डाल सकता है। एग्जाम्पल, कमीशन बेस्ड बायस्ड इन्वेस्टमेंट सेल। केस टू क्या है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरे क्लाइंट को रिवील होना पड़ेगा, एग्जाम्पल, बायर वर्सेस सेलर वाला केस देखिए, या लिटिगेटिंग बिजनेस पार्टनर देखिए, यह नॉन वेविबल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक। केस थ्री देखिए, लीगल फ्रॉड इशू, एग्जाम्पल, वन स्पाउस हाइडिंग कैश इनकम, दूसरे स्पाउस को गलत सलाह देनी पड़ सकती है। ये भी एकदम सही बताया इन्होंने। केस फोर देखिए, सेवर क्लाइंट हार्म एक्सपेक्टेड, एग्जाम्पल, दोनों क्लाइंट्स को गलत एचओएच एडवाइस देकर नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप दोनों क्लाइंट को हेड ऑफ हाउस होल्ड कैसे बना सकते हैं भाई? ये तो बिल्कुल गलत है ना। इन मामलों में कंसेंट लेने से भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। कंसेंट ले लिया, रिटर्न कंसेंट ले लिया, लेकिन तब भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो सकता। प्रिपेयरर को विड्रॉ करना ही पड़ेगा, उस केस को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है आपकी समझ से बाहर, तो आप उस केस को छोड़ दो, उस केस को रिफर कर दो, सीपीए के पास कर दो, इनरोल्ड एजेंट के पास कर दो, पावर ऑफ अटॉर्नी के पास कर दो, नहीं तो आप दूसरे प्रिपेयरर के पास जा सकते हो। अब इनकी कॉन्फ्लिक्ट समरी देखिए, इनका टेबल देखिए, आईआरएस स्टाइल। सिचुएशन, कंसेंट से अलाउ, कंसेंट के बिना अलाउ। ये देखो, टू क्लाइंट हैं, अपोजिंग इंटरेस्ट है, ठीक, यहाँ पर अलाउ है। प्रिपेयरर पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो नहीं अलाउ है। कॉन्फिडेंशियल रिस्क है तो नहीं अलाउ है। सिंपल डिसएग्रीमेंट है तब अलाउ है, नहीं भी हो सकता है। क्रिमिनल फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं है। अब पेनल्टीज फॉर वायलेशन, सर्कुलर 230 के वायलेशन पर क्या पेनल्टी? आईआरएस पेनल्टीज देखिए, रिटर्न रिप्राइमेंट, मॉनेटरी सैंक्शन, सस्पेंशन फ्रॉम प्रैक्टिस, परमानेंट डिपार्टमेंट। ये तो सबसे बड़ा खतरा है, परमानेंट डिपार्टमेंट वाला। रेफरल टू डीओजी इन सीरियस मिसकंडक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बराबर क्या? कॉन्फ्लिक्ट मतलब एथिकल वायलेशन अंडर सर्कुलर 230। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ऑफिशियल एग्जाम्पल आईआरएस के हिसाब से। एग्जाम्पल वन में क्या है? डिपेंडेंट क्लेम कॉन्फ्लिक्ट, दोनों पेरेंट्स चाइल्ड क्लेम कर रहे हैं तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। कंसर्न रिक्वायर्ड प्रिपेयरर मस्ट अप्लाई टाई ब्रेकर रूल, टाई ब्रेकर रूल में आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। दोनों पेरेंट्स टाई ब्रेकर रूल। एग्जाम्पल टू देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल टू में हमारा है, प्रिपेयरर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट, प्रिपेयरर कमीशन बायस्ड इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करता है, पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिटेड, रिप्रेजेंटेशन को मना किया जा सकता है। एग्जाम्पल थ्री, बायर और सेलर वाला, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। कॉन्फिडेंशियली कंप्रोमाइज, कंसेंट से आगे नहीं बढ़ सकते, विड्रॉ रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल फोर, स्पाउज हाइडिंग इनकम, स्पाउज इनकम हाइड कर रहा है, लीगल या फिर एथिक्स वायलेशन, प्रिपेयरर मस्ट विड्रॉ, प्रिपेयरर को उस केस से विड्रॉ ले लेना चाहिए। फाइनल समरी इनकी देखिए क्या है यहाँ पर। तो फाइनल समरी में हमारा कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो क्लाइंट के इंटरेस्ट टकरा जाएं, या प्रिपेयरर या पर्सनल इंटरेस्ट इम्पार्शियलिटी हाइपर कर दे। आईआरएस की ऑफिशियल डिफिनेशन क्या? डायरेक्ट एडवर्स प्लस मटेरियल लिमिटेशन। थ्री कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, क्लाइंट वर्सेस क्लाइंट, प्रिपेयरर इंटरेस्ट, शेयर्ड ट्रांजेक्शन। प्रिपेयरर मस्ट आइडेंटिफाई डिस्क्लोज रिटेन कंसेंट, कंसेंट के बिना रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिटेड है।
कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कंसेंट से भी रिज़ॉल्व नहीं होते हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट कंसेंट से भी रिज़ॉल्व नहीं होते हैं। तो ये था हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और आप एनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, तब हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल पर आपको रेगुलर एक-एक टॉपिक का डीप नॉलेज एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आपके समझने लायक लैंग्वेज में, जो आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्ज़ाम में आसानी से रिकॉल हो जाए, उस लैंग्वेज में आपको एक-एक सिंपल टॉपिक पढ़ाऊँगा। एक-एक टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई कर दूँगा कि आपको बुकिश लैंग्वेज रटने की, पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे दोस्तों।